अब आप मुझे ये बताइए कि वाहिद साहब के आपके खिलाफ जो केस बनाया गया वो क्या केस था? मुझ पर जो एटीएस ने इल्ज़ाम लगाया, पहला इल्ज़ाम तो ये कि ये सिमी के एक्टिविस्ट हैं हुँ। और सिमी बैंड होने के बाद भी ये एक्टिविटी इनकी जारी है। लश्कर तैयबा के मेंबर है, आईएसआईएस के लिए काम करते हैं, आईएसआई के लिए। और इसके अलावा इन्होंने इस पूरी साजिश के अंदर जो हिस्सा लिया, जो पाकिस्तानी इस साजिश को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान आए, उनको अपने घर में मुंब्रा का जो मेरा फ्लैट था उसमें पनाह दी। वहाँ खाना पीना इनके लिए मुहैया कराया गया और कुछ दिनों के बाद इनको सेफ पैसेज दे करके वापस पाकिस्तान भगाने में मदद की। तो बुनियादी तौर पे ये मोटे मोटे इल्ज़ाम थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे गवाह थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, और मैं तो उनका, जब मैंने कहा कि अल्लाह के बाद अगर किसी का शुक्र अदा करना चाहिए तो आपका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो झूठी गवाही दे देते और पलट जाते। तो हाँ। बिल्कुल जिस तरह से 12 लोगों को सज़ा लगी, मुझे भी सज़ा लग हुँ। जाती। तो उनको उस डराया नहीं गया? उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, लेकिन वो ठहरे रहे मज़बूत अपने मौक़िफ़ पर। और हमारे घर वालों ने भी काफ़ी उनको के साथ जो है कोशिश की कि उनको बहुत हौसला दिया, उनको हिम्मत दी और उनको कहा कि देखो डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, आप सच बात बोलिए। हम ये नहीं कह रहे कि झूठ बोलिए या वाहिद का सपोर्ट कीजिए, जो सच्चाई है बस वो बताइए। तो जो बयान पुलिस ने लिख कर दिया था 2006 में उनको कि याद करिए अब ये बयान आपको वाहिद के खिलाफ देना है, और वो बयान चिट्ठी में लिखित दिया था और वो कहते थे कि इसको बाय हार्ट कर लो, और वो बयान की कॉपी लेना भूल गए। तो जब वो 6 साल 8 साल के बाद जब कोर्ट में आए गवाही के लिए, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी संभाल के रखी थी, जज को दिखा दी कि साहब देखो ये बयान मुझे लिख कर दिया गया था, ये मुझे पढ़ने के लिए याद करने के लिए दिया गया था और मैंने वैसा बयान दिया 164 का, और इसमें कोई सच्चाई नहीं। उसको भी जो जज ने जो है एग्जिबिट किया कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए। तो इस तरह से ये अल्हम्दुलिल्लाह। भी करिश्मा ही है कि एक कागज़ का टुकड़ा 6 साल तक आप बता रहे हैं कि उन्होंने बचा के रखा, ना वो जी, बारिश में भीगा, ना उसकी रोशनाई जो है वो कम हुई, ये सब नहीं हुआ। तो आपके फ़ेवर में ऐसा लगता है कि कुछ कुदरत ही थी। जी बिल्कुल, लोग कहते हैं कि आपको एक मकसद के तहत बाहर निकाला गया, अल्लाह ताला हुँ। चाहते थे कि आप बाहर निकले और कुछ काम हो। तो जेल में ही हमने इसीलिए मैं तो जब जेल में किताब लिख रहा था तो मुझे नहीं पता था मेरा क्या होने वाला है मुस्तक़बिल, और ये किताब जो बार-बार फाड़ी गई, जलाई गई, छीन ली गई, जो वहाँ जिस बताइए, आप इस किताब के बारे में मुझे बताइए। मैं जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ, ख़ासकर इस कार्यक्रम को करने का और आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि न सिर्फ़ कि लोग उस दिन को याद रखें जिस दिन आपको गिरफ़्तार किया गया और उस दिन जिस दिन आपको बरी किया गया, बल्कि उस दौरान जो वक़्त गुज़रा, उस वक़्त की भरपाई कौन करेगा? और मैं खुद एक पत्रकार के तौर पर इस बात से हैरान भी हूँ, परेशान भी कि इन दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को जब बरी किया गया, तो जो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने इनको फँसाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का ऑर्डर नहीं है इसमें। नंबर 2, कोई कॉम्पेंसेशन की बात नहीं कही गई है कि मुआवज़ा इनकी ज़िंदगी के इतने साल जो गुज़र गए, उसका मुआवज़ा कौन देगा? नंबर 3, कि जब इन लोगों ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, तो आखिर दिया तो किसने दिया? ये 3 ऐसे सवाल हैं जो किसी आम आदमी के लिए भी उतने ही वैलिड हैं, जितने किसी पत्रकार के लिए या आपके लिए। अब मुझे बताइए, पहली बात तो मुझे वो बयान कीजिए, वो दिन, जिस दिन आपको गिरफ़्तार किया गया। देखिए ये जो 11 जुलाई 2006 को ब्लास्ट हुआ था, तो मैं तो अपने रूटीन के काम कर रहा था, स्कूल जाना, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ बॉम्बे अच्छा, के अंदर, और मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे थे, मेरी फैमिली थी, तो अभी भी मैं पढ़ाते हैं आप? जी उसी अच्छा, स्कूल में पढ़ाता। और आपको दिक्कत नहीं हुई वापस उस स्कूल में जाने में? उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, अच्छा, जितना पीरियड मैं जेल में था, बाद में उन्होंने सस्पेंशन उठा दिया, रीइंस्टेट कर दिया, बैकलॉग सैलरीज़ दे दी, सारी चीज़ें मुझे मिल गई क्या अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाते हैं आप? मैं साइंस और उर्दू और मैथ्स, किस तरह का स्कूल है? हाई स्कूल है 10th तक, गवर्नमेंट स्कूल है? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल है? जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मेरी फैमिली थी और मेरा जॉब था और मैं एक रूटीन लाइफ, नॉर्मल लाइफ हुँ, गुज़ार रहा था। अचानक ये 11 जुलाई को ब्लास्ट होते हैं, सब लोग देखते हैं। तो एक आम शहरी, एक आम मुंबईकर जिस तरह रिएक्ट करता है, अफ़सोस का इज़हार करता है, खौफ़ का भी इज़हार करता है कि मुंबईकर सेफ़ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा रिएक्शन हमारे ज़रिए भी सामने आया और हमने दूसरे दिन हम रूटीन अपना काम करने लगे। अचानक जो है पुलिस का फ़ोन आता है और मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वेरी नेक्स्ट डे। चूँकि मैंने बताया 2001 के अंदर सिमी का एक केस मुझ पर पेंडिंग था, उस केस की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया। मैं चला गया, फिर एटीएस ने बुलाया, क्राइम ब्रांच ने बुलाया। ये सिलसिला दराज़ होता गया। कभी वो मारते, कभी रिलीज़ कर देते, कभी डिटेन कर देते, कभी बदतमीज़ी करते, लेकिन हम पुलिस को कोऑपरेट करते रहे कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये सब चीज़ें शायद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए हम बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने हमको धमकी दी कि किसी वकील से नहीं मिलना, किसी पत्रकार से नहीं मिलना, ये कंप्लेंट कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम्हारे साथ जो कुछ रवैया यहाँ हो रहा है किसी को बताना नहीं।
तो कभी 4 दिन डिटेन कर दिया, कभी 1 दिन के लिए छोड़ दिया, कभी 4 दिन के लिए छोड़, 3 महीने तक ऐसा चलता रहा। लेकिन जब उनको ओरिजिनल लोग नहीं मिले, सितंबर एंड में जाके उन्होंने मुझे इस केस में अरेस्ट कर लिया और मुझे कहा फोन पर कि आपको कुछ फोटो दिखाने हैं, आप आइए, आप इसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते और आप चले जाइए। फोटो दिखाने के बहाने मुझे बुलाया गया और मेरी जिंदगी की फोटो बदल दी और एक टेररिस्ट बनाया। उन्होंने कहा कि कल के पेपर में आएगा, ये कहते थे ऐसा, कल के पेपर में आएगा एक टीचर टेररिस्ट। और इस केस में मुझे अरेस्ट करके 9 साल तक केस में डाल दिया गया। जब हम जेल गए तो हम तो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। कमाल अंसारी थे, मैं नहीं जानता था उनको। पहली बार उनको टॉर्चर सेल में मिला जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था। और एक्टिव और पैसिव टॉर्चर आप जानते हैं कि जब खुद को मारा जाता है तो ये एक्टिव टॉर्चर है, लेकिन मुझे नहीं मारा जाता है, मेरे सामने आपको मारा जा रहा है, तो ये पैसिव टॉर्चर, डराने के। तो एक आदमी की पिटाई होती है और बाकी जो कैदी हैं वो देख रहे होते हैं। दिखाया जाता है उनको बिठा करके, देखो, और उनके अंदर वो फियर साइकोसिस, उनके अंदर वो खौफ पैदा किया जाता है कि नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है, तुमने अगर हमारे इशारे पर जो है नाचना शुरू नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम ये होगा। और मुख्तलिफ टॉर्चर, जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, मैंने अपनी किताब में उसको विस्तार से लिखा है, एक चैप्टर ही है टॉर्चर का। वो सारे टॉर्चर जो होते हैं, जो हम तो ग्वांतानामो बे और अबू गरीब जेल के अंदर सुनते आए हैं, वो सारे टॉर्चर हम पर जो आजमाएंगे। आप बताना चाहेंगे? उसमें मैं समझता हूँ जो 2-3 बड़े जो टॉर्चर है, उसमें सबसे बड़ा टॉर्चर वो शॉक का, इलेक्ट्रिक शॉक। इंसान के प्राइवेट पार्ट पर जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, आदमी जो है बिल्कुल हिल के रह जाता है, पूरी उसकी बॉडी खत्म हो जाती है। दूसरा एक जो टॉर्चर है वाटर बोर्डिंग का, कि उल्टा लटका कर आपके चेहरे पर रुमाल को रख दिया जाएगा और एक तेज पानी के पाइप से आपके नाक में और मुंह में जो है पानी बहाया जाएगा, तो आपको ऐसे फील होगा जैसे कि आप जो है डूब रहे, आप मरने की पोजीशन में आ रहे, यानी ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कंटिन्यू आपकी नाक में पानी डाला जाएगा और आप फिर उनके हर कहने को जो है तस्लीम करेंगे। आपके पैरों को जो है बिल्कुल 180 डिग्री में इस तरह चीरा जाएगा और झटके से छोड़ा जाएगा, चीरा जाएगा। उससे ये होगा कि आपके यूरिन के अंदर ब्लड शुरू हो जाएगा इंसान के। और एक कहीं पर मैंने यहाँ सुना कि वो पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, हमारे वहाँ पे सूर्य प्रकाश नामी एक ऑयल है, वो जो है इंजेक्शन के जरिए विदाउट नीडल आपके किसी की भी जो है प्राइवेट पार्ट में डाला जाता है और टॉयलेट की जगह में डाली जाती है, जिसके नतीजे में पूरे जिस्म में वो फैलता है और बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता है, वो उछलता है। पुलिस कमिश्नर रघुवंशी कहता था कि मैं इनकी उछलती हुई तस्वीर देखना चाहता हूँ, कमाल की, वाहिद की, एहतशाम की। मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि सूर्य प्रकाश ऑयल इनके टॉयलेट की जगह पे डालो ताकि वो उछलने लगे दर्द से, तकलीफ से, वो टॉयलेट के जरिए से वो तेल निकालने की कोशिश करने लगे। तो वो चाहता था कि हमारे इशारे पर ब्लैंक पेपर पे साइन करे। हमने जो कहानी बनाई है पाकिस्तान की, आजम चीमा की, और ये सारी कहानी पे साइन करे विदाउट रीडिंग और विदाउट एनी हेजिटेशन, ये साइन करे। जब हम कहते थे साहब हमने नहीं किया है, आप क्यों हमको फंसा रहे, क्यों हमारी ज़िंदगी, हमारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए तुले। मैंने कहा पाकिस्तान से RTX आता है, पाकिस्तान ही जो ब्लास्ट करता है, मुसलमान पाकिस्तान के सपोर्टर होते हैं, हम किसको पकड़ेंगे, हम किसी हिंदू को नहीं पकड़ सकते। इसलिए हम आपको लाए हैं और आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि आपने किया। और वो हमको हिप्नोटाइज करते थे। यानी मुझे हैरत होती है कि अरे तुमने ब्लास्ट किया, तुम भूल गए। इतना बड़ा वाकया कोई करता है और वो भूल जाता है, तुमने किया, तुमको याद नहीं। मैंने कहा सर हम पागल है क्या हम नशे की हालत में, हमने किया, हमको पता नहीं। नहीं तुमने किया और तुम इसको कबूल करो, वरना तुमको इस टॉर्चर से कोई निजात नहीं दे सकता।